नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। अंजलि के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास 2 पल सुकून के भाग 1। पूरे दिन भर के कामकाज के पश्चात शाम के वक्त रोज नंदिनी अपने घर के पिछवाड़े में बहती नदी किनारे में जाकर बैठती है। एकांत चित्त में वहां बैठकर नदी तथा नदी के उस पार के सौंदर्यों को निहारती रहती है। उसे बहुत सुकून सी महसूस होती है। वहां बैठे एकांत में वह अपने बीते हुए दिनों की याद करती रहती है, जो बसंत ऋतु के पतझड़ की तरह उसके मन के आंगन में अविरल एक के बाद एक झड़कर आती रहती है। और नंदिनी उसी पतझड़ की कहानियों में खो जाती है। उसे बड़ी ही अच्छी लगती है। दिन भर के कामकाज से ऊब जाने के पश्चात शाम के कुछ पल उसके अपने हैं, जिसे वो रोज ही अपने मन प्राण से उपभोग करती है। नदी के शांत जल धाराओं के बीच शाम के विदाईगामी सूर्यदेव की रक्तिम आभा जो धरती आसमान के साथ साथ जल के भीतर भी प्रतिफलित होती रहती है, वह सब कुछ नंदिनी के मन में न केवल सुकून देती है, उसके मन में तरह तरह के एहसासों को जगा जाती है और मन ही मन सोचती रहती है, काश सभी के विदाई बेला सचमुच ऐसे ही रंगीन होती तो कितना अच्छा होता। नदी के बीचों बीच कभी कभी कोई माझी तेज गति से अपनी नाव को बहाकर अपने नाव पर बैठे लोगों को उनके गंतव्य स्थल की ओर पहुंचाने की प्रयास में लगे रहते हैं, तो कोई माझी अपने सवारियों से भरी नाव को किनारे लगाकर सवारियों को नीचे उतारती है, ताकि सभी लोग अपने अपने घर को चले जाएं। धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा घिरने लगती है, परंतु नंदिनी उन सभी से बेखबर अपनी ही धुन में बैठी रहती है, गुमसुम सी रहकर प्रकृति की विचित्र में परिवर्तन को उपभोग करने में जुटी रहती है। उसे यह भी पता न चल पाती कि कब चारों ओर अंधेरा घेर ली। उसे तो तब पता चलती है जब गांव के ही अंजलि रोज की तरह घाट पर दीपक जलाने को आती है, या तो कभी कभी पोती निहारिका अपने दादी अम्मा को ढूंढते हुए वहां आकर आवाज लगाती है, अम्मा जी, अंधेरा हो रही है, अब तो घर चलो। छोटी सी बच्ची पोती निहारिका की कोमल तथा जिज्ञासा भरे लहजों में अपने दादी जी को पुकारना नंदिनी के तन मन को छू जाती है और वह धीरे से उठकर अपने पोती के संग चल देती है। निहारिका बड़े ही प्यार से अपनी दादी जी की अंगुली पकड़ लेती है और बातें करते हुए अपने दादी जी के साथ अपने घर की ओर लौटती है। अपनी राह चलते निहारिका अपनी दादी जी से बहुत सारे बातें कर लेना चाहती है और पूरे दिन भर के जमी हुई बहुत सारे जिज्ञासाओं का हल निकाल लेना चाहती है, परंतु क्षण भर में भाला नंदिनी अपनी पोती के किस किस बातों का जवाब दे सकती है। तभी अचानक निहारिका कहती है, दादी जी, एक बात कहूँ। जवाब में मैं नंदिनी कहती है, हाँ बेटा कहो। निहारिका कहती है, दादी जी, वो जो अंजलि आंटी जी है, वह रोज घाट पर दीपक जलाने को आती है, ऐसा क्यों? हम लोग तो कभी नहीं जलाते, बाकी और किसी को भी हमने ऐसा करते हुए नहीं देखते। नंदिनी मन ही मन सोचती रहती है, यह निहारिका के बाल मन में ना जाने ऐसे कितने जिज्ञासा भरे हुए हैं, उसके किन किन जिज्ञासाओं का जवाब दूं? अभी तो वह बहुत छोटी है, केवल 5-6 वर्ष की है। ऐसे में मैं उसे अंजलि की कहानी भला क्या बताऊं? अभी उसकी उम्र ऐसी विषय को समझने के लिए परिपक्व नहीं हुई है। ऐसे में उसे अंजलि के विषय में कहना उचित नहीं होगी। आथा बातों को टालने के लिहाज से कहती है, बेटा, यह नदी जो है न हमारी माताएं होती है। हम लोग घर पर अपने माता पिता जिनके स्वर्गवास हो जाती है, धूप दीपक से उनकी पूजा करते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जिसे मन चाहे इस नदी रूपी माता के भी पूजन कर सकती है। वह इस नदी को अपनी माँ समझकर रोज शाम को उन्हें धूप दीपक दान करती है। ऐसा तो हम लोग भी करते हैं। परंतु कभी कभार, वैसे भी तो मैं रोज यहाँ किनारे पर बैठकर उनकी ध्यान किया करती हूँ ना। दोनों बातें करते हुए अपने घर में पहुँचती है। क्षण भर के लिए निहारिका की कौतूहल भरी मन शांत हो जाती है। वह रोज की तरह अपनी पढ़ाई में मगन हो जाती है, परंतु नंदिनी का मन धीरे धीरे अंजलि के जीवन में घटी कहानियों के गहराई में समाती चली गई
और अपने समय से रात के भोजन के पश्चात जब अपने बिस्तर पर गई तो नंदिनी के आंखों से निद्रा की परियां गायब हो गई और अंजलि को लेकर गहरा सोच में डूबती चली गई। अंजलि और नंदिनी लगभग एक सी उम्र की होगी। अंजलि सदा उसे भाभी कहकर पुकारती है तो नंदिनी उसे अंजलि बहन कहकर पुकारती है। दोनों में अच्छा प्रेम था। अंजलि का घर नदी के घाट से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में रोज ना भी हो लगभग 7 से 8 दिनों में तो एक बार मुलाकात हो ही जाया करती है। कभी कभी जब नंदिनी बाजार की ओर किसी काम से जाती है तो अंजलि से मुलाकात हो जाती है तो खड़ी होकर खूब सारे गप्पे कर लेती है। या तो कभी कभार अंजलि घाट पर पानी लेने को आती है या कभी कभार मन में इच्छा हुई कि नदी में डुबकी लगाकर आती हूँ तो कभी अकेला तो कभी अपने पति संग या तो बेटी पूर्वा या तो माँ रुक्मणी देवी के संग घाट पर आ जाती है तो 2 पल के लिए नंदिनी के आंगन में रुक जाती और थोड़ी समय में बहुत सारे बतिया लेती है। नंदिनी अपनी शादी के पश्चात बलराज जी का पत्नी तथा ससुर रमेश जी के बहू के रूप में अपने ससुराल में तथा अपने इस गांव में कदम रखती है। घर में सास ससुर जी तथा छोटे छोटे ननदेवरों का कुनबा था क्योंकि रमेश जी घर के सबसे बड़े हैं। उनके 3 और भाई हैं। सभी ने पिताजी के स्वर्गवासी होने के पश्चात अलग अलग आंगन बना लिए हैं, परंतु जब कोई विशेष बात या पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान की बात होती है सभी लोग एक साथ हो लेते हैं। ऐसी अवस्था में नंदिनी को यह चारों भाइयों के सबसे बड़ी बहू के रूप में स्थान मिला है। सभी लोग एक तरफ जहां उसे प्यार करते हैं वहीं बड़ी बहू के रूप में उसे सम्मान भी जताते हैं। समय साथ एक तरफ जहां नंदिनी के घर आंगन से कुछ पुराने लोग विदा होकर अपने अपने घर को चले गए, वहीं कुछ नए नए मेहमान उनके घर में आ गए। समय के साथ साथ नंदे अपने अपने घर को चली गई तो कोई सारे देवरानियां भी आ गई है। नंदिनी भी अपने 4 बच्चों की मां बन गई तो स्वाभाविक है कि समय के साथ साथ नंदिनी की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है जिसे वह पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी करती है। नंदिनी अपने भाई बहनों में सभी से छोटी है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी और समय तथा समाज के पाबंदियों के बीच रहकर भी 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई कर ली। ऐसा इस कारण संभव हुआ क्योंकि उनके पिता उमाशंकर जी अपनी गांव के ही स्कूल में शिक्षक के पद पर आसीन रहे। उनकी मां चित्रलेखा देवी भी उस समय के 8वीं तक की पढ़ाई की थी। घर का माहौल शिक्षित होने के कारण नंदिनी की पढ़ाई लिखाई 10वीं तक हो पाई, परंतु उसके आगे 7-8 गांव छोड़कर इतने दूर जाकर कॉलेज की दहलीज तक पहुंचकर स्नातक की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल बात थी। विशेषकर गांव देहात के लड़कियों के लिए ऐसा कर पाना कुछ सजा जैसे ही थी। 10वीं तक ही संतोष करनी पड़ती थी। नंदिनी के साथ भी वैसा ही कुछ हुई है। 10वीं पास के बाद 1-2 वर्ष बीता कि पिता उमाशंकर जी के परिचित किसी दूसरे स्कूल में मास्टर जी रहे। अविनाश जी के रिश्ते में भाई लगे रमेश जी का बेटा बलराज जी जो गांव में पटवारी जी का काम करता है, उनके साथ नंदिनी की विवाह तय हो गई। नंदिनी बलराज की पत्नी बनकर ससुराल में आ गई और एक नए जीवन यात्रा की पथ पर चल पड़ी। नंदिनी की दिली तमन्ना थी कि पढ़ लिखकर कोई स्कूल के टीचर या तो कोई अस्पताल में नौकरी करेगी ताकि समय के साथ साथ उसका भी विवाह किसी शहरी बाबू से होगी। और उसके विचार में आती है कि गांव के निम्न मान की जनजीवन से उसे छुटकारा मिल जाएगी ताकि वह शहर की वातावरण में जहां तुलना के रूप में थोड़ी चमक धमक तथा संगठित और उन्नत वातावरण में अपना जीवन निर्वाह कर सकें। साथ में अपने परवर्ती पीढ़ी के लोग गांव के वातावरण से दूर शहरी वातावरण में पढ़ लिख कर ऊंची स्थान पर आसीन हो सके, परंतु अपनी किस्मत में जो है उसे भला कौन रोक सकता है। रमेश जी का परिवार गांव में ही रहते हैं। गांव में पुरखों का 500 बीघा जमीन की जमींदारी है। गांव के लगभग 1/4 हिस्से पर उनका ही कब्जा और दबदबा बना हुआ है। भाइयों में बंटवारा हो जाने के पश्चात भी 150 बीघा जमीन तथा बागवान रमेश जी के हिस्से में आ गई है। ऐसे में रमेश जी का परिवार बहुत ही अमीर घराने में माने जाते हैं।
एक ही शब्दों में कहा जाए तो नंदिनी के ससुराल वाले शहरी बाबू के बजाय खेत खलियान वाले हैं, जिसे लेकर नंदिनी के मन में बहुत से टिस तो है, परंतु उनके घर में पैसा तथा नौकर चाकर के लिहाज से नंदिनी अपने आप को खुशकिस्मत बाली समझती है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो नौकर चाकर ही कर लेते हैं। ऐसे में खेत खलिहान वाले घर के होकर भी जमींदारी के वजह से उनका रहन सहन बहुत ही ऊंचे दर्जे की रही है, जो उनके लिए गर्व की विषय बन गई। गुजरते समय के साथ साथ नंदिनी के बच्चे पवन, श्याम, नलिनी और गायत्री धीरे धीरे अपने घर के और बच्चों के साथ साथ स्कूल की ओर जाने लगे। और देखते ही देखते पवन और श्याम कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला और गांव के स्कूल की दहलीज को पार कर गया। समाप्त कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।